represent his asset as executor, administrative और any other representative। तो अब अगर इसको अपन हिंदी में देखें कि हिंदी क्या कहती है इसकी, हिंदी आवेदन के अंतर्गत क्या आता है ये परिभाषा देती है, न कि आवेदन है क्या ये परिभाषा देती है। आवेदक कौन कौन हो सकता है, आवेदक के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, ये डेफिनेशन है की। आवेदक के अंतर्गत पहला तो है कोई अर्जीदार आता है, ठीक है, पहला कोई भी अर्जीदार आ सकता है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति या वह व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से आवेदक का आवेदन करने का अधिकार उत्पन्न होता है वो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। और एक और आता है ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व आवेदक द्वारा निष्पादक, प्रशासक या किसी अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया जाता है तो वो भी आवेदक है, ये लॉ कहती है, ठीक है। आवेदक के अंतर्गत ये तीन आए, अपन ने पहला पढ़ा अर्जीदार आता है जो अर्जी करता है, दूसरा एक कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसके माध्यम से आवेदक को आवेदन करने का अधिकार उत्पन्न होता है, ठीक है। तीसरा इसके अंतर्गत ऐसा आता है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी संपत्ति को जो आवेदक है वो निष्पादक, प्रशासक या किसी अन्य रूप में प्रतिनिधित्व करता है तो वो व्यक्ति भी आवेदक के तौर पे गिना जाएगा। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन ये। इसकी सेकंड डेफिनेशन है आवेदन की। आवेदन स्वयं वही है कि इसमें आवेदन को कोई शब्दों के रूप में नहीं बताया गया है कि आवेदन क्या होता है, आवेदन के अंतर्गत क्या आता है ये बताया गया है, ठीक है। जैसे अपन ने आवेदक पढ़ा तो आवेदक कौन होता है, जो आवेदन करता है। सीधी सी अगर एक शब्द में समझे तो आवेदक वो होता है जो आवेदन करता है, ठीक है। आवेदक में कौन कौन शामिल है वो डेफिनेशन फर्स्ट में दे रखा है। सेकेंड डेफिनेशन है आवेदन की, कि आवेदन क्या होता है ये नहीं बताया गया। आवेदन के अंतर्गत क्या आ सकता है वो सिर्फ एक शब्द में बताया गया है कि एप्लीकेशन इंक्लूड्स ए पिटीशन। आवेदन के अंतर्गत अर्जी आती है, ये सिर्फ एक लाइन में इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि आवेदन के अंतर्गत अर्जी आती है, ठीक है। देर से बताना फोन आ रहा है नीचे किस तरह। तो अपन ने दो डेफिनेशन पढ़ी, पहला तो है आवेदक की, दूसरी है आवेदन की, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है आवेदक क्या होता है, दूसरे कौन कौन आता है आवेदक के अंतर्गत? अर्जीदार आता है, वो व्यक्ति जिसकी संपदा निष्पादन करने वाला व्यक्ति। नहीं, वो थर्ड पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट नहीं आ रहा, आओ तो किसी से अधिकार व्युत्पन्न। हाँ, अर्जीदार जिसके माध्यम से आवेदन करने का अपना अधिकार उत्पन्न करता है, आवेदक जिसके माध्यम से, वो भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अपन ये क में क्या है, कौन सी डेफिनेशन पढ़ी प्रेम? आवेदन की परिभाषा। अब थर्ड डेफिनेशन इसकी विनिमय पत्र, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर इंग्लिश में बोले तो बिल ऑफ एक्सचेंज सेम यही है। अगर विनिमय पत्र की तो परिभाषा इसमें शाब्दिक नहीं दे रखी कि शाब्दिक क्या होती है, लेकिन जैसा अपन पढ़ते आए, जैसा अपन ने स्कूल टाइम में भी पढ़ा है, कॉलेज टाइम में भी पढ़ा है कि विनिमय क्या होता है। विनिमय एक व्यापार होता है, किसी के माध्यम से हो सकता है, चेक के माध्यम से होता है, हुंडी के माध्यम से होता है, ऐसे कई माध्यम है जिससे अपन विनिमय करते हैं। तो विनिमय एक विनिमय पत्र के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके अंतर्गत क्या आता है वो इसमें डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स अ हुंडी एंड अ चेक। इसके अंतर्गत दो आता है, एक तो आता है हुंडी, दूसरा चेक। इसमें दो आता है, एक तो हुंडी आती है और एक चेक आता है, ठीक है। ये बहुत सीधी डेफिनेशन है, याद रखनी है। ऑप्शनल में आ सकती है, प्रीलिम्स वगैरह में कि भाई विनिमय पत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। हुंडी पहले के जमाने में, हाँ पहले के जमाने में हुंडियां चलती थी, हाँ वो हुंडी है, ये व्यापार का हिस्सा होती है। चेक कैसे होता है, अभी चेक चलता है, चेक कैसे हुंडियां होती है, हाँ